Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being Saturday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, the numbers on which you can call us on are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके सवालों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। 2331-4444, 2342-1050 और तीसरा नंबर है 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज़ धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्लैरिटी के साथ हम एक दूसरे को सुन सकें। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। नमस्कार शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है मेरी को एंकर Lalima Aneja Dang. Thanks, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines right away. Domestic benchmark indices fall over 1% this week. Prime Minister Narendra Modi emphasizes the growing ecosystem of startups, innovation and research in India, says it is enhancing the capabilities of the nation's youth. And the US markets end lower after US President Donald Trump announces tariffs against Canada. घरेलू बाजार सूचकांक इस सप्ताह 1% से अधिक की गिरावट में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्टार्टअप्स, व्यापार, नवाचार और अनुसंधान के बढ़ते इकोसिस्टम पर दिया बल। कहा, इससे राष्ट्र के युवाओं की क्षमताएं बढ़ रही हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर शुल्कों की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में आई गिरावट। घरेलू बाजारों में इस सप्ताह दबाव बना रहा और वे 1% से अधिक की कुल गिरावट पर बंद हुए। इस दबाव के प्रमुख कारण थे कंपनी परिणामों की कमजोर शुरुआत, अमेरिका से व्यापार संबंधी बातचीत पर अनिश्चितता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अधिकांश व्यापार भागीदारों पर 15 या 20% व्यापार शुल्क लगाने की योजना। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 1.1% मंदी के साथ कुल 932 अंक गिर गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इस सप्ताह 1.2% की गिरावट से कुल 311 अंक कम होकर 25,150 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक 0.6% के नुकसान में रहा और बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1% की गिरावट दर्ज हुई। हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सो उनका कॉल ले लेते हैं। समय मिलेगा तो चर्चा बाद में करेंगे। फरीदाबाद से प्रेम है हमारे साथ, स्वागत। सवाल पूछे। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं एक्सपर्ट से यही पूछना चाहूंगा कि जो अभी चाइना के द्वारा एक पाबंदी लगाई जा रही है बैटरी के ऊपर, इसको रियल अर्थ बोलते हैं, कौन सी बैटरी है जो हमारे हिंदुस्तान में जो बैटरी की गाड़ियां आने के लिए तैयार हैं। कल ही कितने हजार ट्रक की बात हो रही है।
क्या इसके पाबंदी लगाने से जो हमारे यहाँ गाड़ियां जो बैटरी वाली है उन पे कितना असर पड़ेगा नई गाड़ियां आने पर? क्योंकि सारा बैटरी का जो सारा सामान है कहते हैं चाइना से ही आता है। और दूसरा सवाल मैं ये पूछूंगा कि गोल्ड पे और कितना हम विश्वास रखें कि यही स्थिर है या इस पे हम पैसा लगा सकते हैं? देखिए, पहली बात जो रेयर अर्थ की आपने बात करी है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और न केवल ईवी के लिए, बाकी सभी तरह की गाड़ियों के उत्पादन में उसका इस्तेमाल होता है। एक अच्छी खबर ये है कि हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं उनके पास पर्याप्त स्टॉक है, तो तुरंत कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, यदि ये प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि सरकार ने PLI के जरिए जो है इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश शुरू कर दी है, और इसके असर जो है वो जल्दी देखने को मिलेंगे। दूसरा आपका प्रश्न सोने को लेकर के है। देखिए, सोने के साथ साथ आप चांदी को भी ध्यान में रखिए। चांदी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेजी में दिख रही है, और सोने और चांदी में कभी भी तेजी आप जब देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वैश्विक अनिश्चितता की वजह से जो निवेशक हैं, चाहे वो छोटे निवेशक हों चाहे वो बड़े निवेशक हों, उनके लिए ये एक सुरक्षित माध्यम बनता है। तो जैसे कभी भी ऐसा माहौल बनता है तो सोने चांदी में खरीद बनती है। कभी भी नीचे आए कीमत तो किस्तों में आप खरीदारी कर सकते हैं, और चाहे वो फिजिकल गोल्ड में। और याद रखिए कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बिस्किट खरीदिए, न कि आप गहना खरीदिए। गहना खरीदते हैं तो भावनाओं में निवेश करते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, और उसमें मेकिंग चार्जेस और वो सब लग जाते हैं। That's what you're trying to say. All right, let's move on. We are now joined by Madan calling us from Delhi. जी मदान जी, अपना सवाल पूछिए। मार्केट मंत्रा की टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है जिसके 2 आंसर मुझे चाहिए। मैंने एक रेजिडेंशियल प्लॉट बेचा है अप्रैल 25 में, तो उसके अगेंस्ट मुझे या तो मैं एक रेजिडेंशियल प्लॉट की जगह मुझे रेजिडेंशियल हाउस लेना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कितने टाइम तक इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, और इस पैसे को मैं क्या FD में रख सकता हूँ, और 1 साल के अंदर अगर मेरा नहीं होता या 2 साल या कितने टाइम पीरियड तक मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ टू अवॉइड माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स? ओके, देखिए, अगर आपने ज़मीन बेची है और आप घर खरीदना चाहते हैं तो 3 साल के भीतर यदि आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप जो भी आपके लिए पूंजीगत लाभ है उससे आप बच सकते हैं। इस दौरान अगर आप चाहें तो बहुत सारे जो 54 EC के बॉन्ड आते हैं उसमें आप पैसा रख सकते हैं। अगर आपको घर खरीदने में देरी हो रही है, ऐसे जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वहाँ पर, या इंफ्रास्ट्रक्चर, माफ़ कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको उसका फ़ायदा जो है मिल जाएगा। इसी को कहते हैं सेक्शन 54 EC बॉन्ड। और अब अगले कॉलर है जयपुर से जितेंद्र। आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ सर, जैसे आज एक राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज आई है, महंगाई नहीं EMI तोड़ रही है मिडिल क्लास की मतलब कमर। तो हालांकि 5-6 महीना पहले जो है कोहली जी बताए थे कि लोग कर्ज के उसमें फंसते चले जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड और ये सब। तो घरेलू कर्ज जो GDP के 42% तक बढ़ गया है, तो इससे लोग निवेश कम कर रहे हैं, तो इससे देश मतलब ग्रोथ कम हो रहा है। तो क्या मतलब जैसे लोग कर्ज लेके खर्च तो कर ही रहे हैं, तो जैसे ये चीज समझ में नहीं आया, मतलब अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो देखिए अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? देखिए जितेंद्र जी, मुद्दा ये होता है कि आप कर्ज लेके करते क्या हैं। अगर आप कर्ज लेकर के एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, कर्ज लेकर के आप एक जिसे कहा जाए वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, या बहुत बड़ी टीवी आप खरीदते हैं, तो उस कर्ज की किस्से अगर आप अदा कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए कोई बहुत फायदे की स्थिति नहीं है। हाँ, अगर आपने कर्ज लेकर के एक घर खरीदा है, वहां पर आपके लिए एक बेहतर स्थिति है, जो चीज अप्रिशिएट होगी। बिल्कुल, जो मूल मुद्दा ये है कि आप कर्ज किस काम के लिए ले रहे हैं। और कर्ज अगर आप इस तरह के जो ड्यूरेबल आइटम्स की जगह पे आप छोटे छोटे सामान में आप लगा रहे हैं, या कई बार जो है लोग आजकल पर्सनल लोन काफ़ी ले रहे हैं, और वहाँ पे क्या, जैसे शादी विवाह है, कई बार लोग ये कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक ही बार तो शादी होती है, लेकिन ज़िंदगी में एक बार शादी के चक्कर में कर्ज के बोझ तले दब जाएं, ये कहीं से भी एक बुद्धिमानी भरी बात नहीं कही जा सकती है। तो मेरी आपसे या आप पूरे आकाशवाणी के श्रोताओं से यही आग्रह है कि कर्ज अगर ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ करके लीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए कि जो पैसा आज आप ले रहे हैं उसमें आपको कीमत
उससे ज़्यादा आपको अदा करनी है, वापस अदा करनी है। तो चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए आप कर रहे हो या आप लोन लेकर के कर रहे हो, थोड़ी सी आप उसमें समझ के कि क्या इंटरेस्ट है, बिल्कुल कितना ईएमआई आपको पे करना सोच पड़ेगा। कर समझ कर, जिसको कहते हैं ना, निवेश के मामले में भी है तो कर्ज के मामले में भी बहुत जरूरी है। और एक छोटी सी बात यहाँ पे कह दूं कि कभी भी कर्ज लें तो आप देखिए कि जो आपका टोटल सैलरी है उसकी ईएमआई 33% से ज्यादा ना बने। यानी कि 100 रुपए अगर आपकी घर पे आपके पैसे आ रहे हैं तो आपका ईएमआई 33 रुपए से ज्यादा ना हो, यानी कि 67 रुपए के जरिए आप दूसरे खर्चों को कर सके। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि अगर आपकी ईएमआई ज्यादा होगी तो दूसरे खर्चे प्रभावित होंगे और हो सकता है कि उसके लिए आप और कर्ज ले लें। तो ये 33 का फॉर्मूला याद रखिएगा। और दूसरा, कुल जो आपकी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, उसके 33 गुना के बराबर आपको कर्ज मिल सकता है। तो ये 33 का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, इससे आपको अपने कर्ज के जो हिसाब किताब है इसको समझने में मदद मिलेगी। Well said. In fact, a few decades ago, credit, Shishir and Sonu would agree, credit या कर्जे had a very bad connotation, negative connotation, and it's surprising that today's generation believes a lot in EMIs, which is actually a debt trap, and you get to hear a lot of people get into this depression and all because. But not always, as he's saying, with caution. Caution, but See, people are in India, the real issue is the financial literacy. I mean, how our financial behavior, financial attitude, and financial, what you can say, prudence. It all depends upon how literate you are financially. So if you understand the value of money and if you understand the rate of interest, rate of inflation, that will certainly help you to manage your thing. And that is why I'm saying, please remember the formula of 33 before going for any loan. And not get into a debt trap. Exactly. All right. We are now joined by Mangesh, and Mangesh is calling us from Maharashtra. जी मंगेश जी, सवाल पूछिए जी। हेलो या मेरा सवाल ये है जी, किसी शेयर की प्राइस समझो 1 रुपये 50 पैसे है, 30 पैसे है, तो उस शेयर की प्राइस कहाँ तक गिरती है और वो शेयर माइनस में जाता है या उससे मार्केट से बाहर किया जाता है, तो ऐसे में उसमें इन्वेस्ट किया है तो हमारे अमाउंट का क्या होता है, इसके बारे में पूछना था। पेनी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जिसको हम लोग हिंदी में चवन्नी शेयर कहते हैं। अब ये चवन्नी शेयर के मतलब ये है कि जो आपने शेयर जो देख रहे हैं कि कुछ पैसे का है, 10 पैसे का है, 50 पैसे का, 1 रुपए का है। दिक्कत क्या होती है कि लोग इस लालच में आ जाते हैं कि उसमें 30% अप्रिसिएशन हो गया, तो भाई 1 रुपया का शेयर जो है वो 30% अप्रिसिएशन हो गया तो 1 रुपया 30 पैसे पे पहुंच गया। लेकिन अगर उसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि उसमें 50% का डिप्रिसिएशन भी हो सकता है, तो ये बहुत तेज उतार चढ़ाव होता है, तो ऐसे शेयरों से बचना चाहिए। अब इनका मूल सवाल था कि गिरता है तो क्या है, तो देखिए एक स्टॉक लिमिट हमारे यहाँ जो है एक कंसेप्ट है कि किस कीमत तक बढ़ सकता है और किस कीमत तक जा सकता है, उसके बाद उसमें कारोबार रोक दिया जाता है। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है वो बिल्कुल 0 पैसे, 1 पैसे पे, 2 पैसे पे जाकर के स्थिर हो चुकी है। तो कभी भी मौका मिले, अगर आपने लगा रखा है तो जो कहते हैं ना कि कुछ मिल जाए उसको लेकर के आप निकल लीजिए। इस भरोसे में ना रहिए कि वो कभी 2 रुपए का होगा, कभी 5 रुपए का होगा। 25 पैसे का शेयर अगर 5 रुपए का पहुंचता है तो 2000% का फायदा जो है वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहां से कहां पहुंचता है ये आपको ध्यान में रखना। ज्यादा लालच ना करें जी। एनआर प्रसाद है बेंगलुरु से हमारे अगले कॉलर। बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे। Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Yeah, good evening. Mr. Sinha, 2 questions. Now, the trade tariff war is still going on, but India's position is still under negotiation. Commerce Minister is still sitting there. In case it's going to get settled in the next week, which is the sector can boast or which can hit very badly in the coming days? My second question is, Heavy Industry Minister announced that the findings of the rare earth magnet, 100% it is going to boost the auto sector industries, and identified already 2 companies too. If it is it worth investing in those companies considering the next 1 or 2 years? Okay. Thank you. These are my 2 questions.
Talking about the tariff thing, of course, the things are very clear. Which are the sectors which we are going to get some kind of relief, or which are the sectors where we will be affected. But one thing is very clear, that automobile sector will be in focus, and then of course some consumer durables will also be in focus. So these are the two areas which may be affected badly, or which may gain something. It all depends upon that what kind of tariff we are going to have, and I mean it is very difficult to say when the agreement is going to happen, because we have date till August 1, the next deadline when the trade tariff agreement is going to take place. Now, coming to the rare earth thing, of course, the automobile sector for short to medium term has a very good prospect. One, because all the companies are saying that they have enough stock, so nothing to worry on the production side. And as soon as this particular policy is going to be implemented, that will certainly boost their prospect in short to medium run. So I think the automobile sector for short to medium run, that means up to 3 years, that's a good bet. Oh, well, we know that President Trump has announced a new tariff structure today, where it has been it's now 30% for EU and Mexico, right? Yeah, and Canada is already announced. Yeah, 35%. Yeah. All right. We have Daksh Prajapati हमारे साथ हैं दिल्ली से. जी दक्ष, सवाल पूछिए. जी. नमस्कार जी. नमस्कार जी. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये क्या चाहते हैं? पूरे वर्ल्ड में ये तहलका मचा रखा है टेररिस्ट के ऊपर, इतना दर बढ़ा के. और दूसरे सवाल मेरे ये है कि चांदी का जो रेट जो बढ़ा है, किस कारण से बढ़ा है? क्या सोलर पैनल के अंदर चांदी का इस्तेमाल होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से चांदी इसलिए बढ़ी है क्योंकि सरकार कह रही है सोलर पैनल लगाइए? और तीसरा एक छोटा सवाल साथ में और मैं ये पूछ लूं कि ये गोल्ड जब रेट बढ़ते हैं, घटते हैं, तो जो व्यापारी हैं एकदम से उन पे असर नहीं होता है क्या? एकदम से रेट बढ़ गए तो वो अपने कम घाटे से बेच रहे हैं और ज्यादा मुनाफा हो रहा है, या ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो उनके ऊपर कितना असर पड़ता है? वो लोग कैसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं? काफी सारे सवाल पूछे हैं दक्ष जी. पहला तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, हम दिल्ली में बैठ के इसकी कल्पना नहीं कर सकते. तो इस सवाल का जवाब मेरी मानसिक सोच है उससे कहीं आगे की चीजें मैं नहीं दे पाऊंगा, क्षमा चाहेंगे. दूसरा आपका प्रश्न था कि सिल्वर यानी कि चांदी की कीमत क्यों बढ़ रही है. अभी कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा कि सोना और चांदी दोनों ही, और सोने में चूंकि एक तरीके से कहा जाए कि एक सैचुरेशन भी आ चुका है, सोना काफी ऊंचा जा चुका है. तो अब उसके बाद जो दो है, प्लैटिनम और सिल्वर, ये दो ऐसे धातु हैं जिस पर काफी ज्यादा लगाव रहेगा, काफी ज्यादा निवेशकों का लगाव रहेगा. रहा सवाल कि सोलर पैनल का, देखिए चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल में बहुत सारे काम में होता है, लेकिन यहां पर जो उसके दाम बढ़ रहे हैं उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो हेजिंग का है. तीसरा आपका प्रश्न था कि सोने के जब भाव बढ़ते हैं तो जो सराफा व्यापारी हैं उनका क्या होता है. देखिए, सराफा व्यापारी रोजाना के भाव के आधार पर सोने चांदी की बिक्री करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए अचानक जो है वो 3 महीने तक भाव नहीं बढ़ा सकते या 10 दिन तक भाव नहीं बढ़ा सकते. रोज का जो भाव डिक्लेयर होता है बुलियन एसोसिएशन की तरफ से, उसके हिसाब से वो सोने की बिक्री या खरीद करते हैं. आइए चले अब भोपाल, जहां से शंकर है हमारे अगले कॉलर. बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए. Good evening. Sustainable growth refers to ability of an entity on high growth without depleting resources and causing jeopardize to future viability. मतलब damage environment करना हो. How do you refer our economy, Indian economy? I mean, because China has suffered a lot, America had also suffered a lot in 60s. बहुत काला काला धुआं होता था. अब हम इसी तरफ ही जा रहे हैं. तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी इकोनॉमी, हाउ डू यू रेफर? इज इट सस्टेनेबली ग्रोइंग इकोनॉमी और वी आर आल्सो कॉजिंग हार्म बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग टू रिसाइकल प्रोजेक्ट्स और बिस्किट के चिप्स के पैकेट्स, जो भी जितने भी पैकेजिंग है, वी डोंट हैव दोज फैसिलिटीज. हाउ डू यू रेफर आवर इकोनॉमिक थिंग? शंकर जी, दो बातें यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आज के दिन में विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा, और ये हर देश की नीति में शामिल हो चुका है, और भारत भी उसमें पीछे नहीं. आपने देखा होगा कि हमारी एक खास कोशिश है क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट को लेकर के. साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ई व्हीकल्स को हम ज़्यादा बढ़ावा दें. एक और बात आप शंकर जी ध्यान में रखिएगा कि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम बहुत बुरे स्थिति में हैं. हाँ,
चीजें यह है कि और कुछ करने की जरूरत है, और कहते हैं ना कि कभी भी जो चीजें जो प्रयास किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं पूर्णतः। कार्बन एमिशन टारगेट्स हमने बिल्कुल बिफोर हमारा टाइम मीट करे 2030, 2050, 2070 का टारगेट है और हमने मीट भी किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आशावादी रहिए, चीजें बेहतर होंगी। और वैसे ट्रेडिशनली देखा जाए तो इंडियन सिस्टम इज देयर इज अ लॉट ऑफ रिसाइकलिंग इन्वॉल्व। वी हैव रद्दी वाला, हमारा काफी हमारे यहाँ है पूरा रद्दी का सिस्टम है जो लेके रिसाइकिल करते हैं, जो वेस्ट अब उसको बहुत फैंसी नाम देता है, ये इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी। ऑल राइट. All right, let's move on with some more news. Well, Prime Minister Narendra Modi today emphasized the growing ecosystem of startups, innovation and research being developed in the country, stating that it is enhancing the capabilities of nation's youth. The Prime Minister was speaking at the 16th Rozgar Mela after distributing over 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments through video conferencing today. He said that world acknowledges that India possesses two boundless strengths. One is demography and the other is democracy. Highlighting the government's focus on creating new employment opportunities in the private sector, the Prime Minister noted that the government has recently approved a new scheme, Employment-Linked Incentive Scheme. He added that for this initiative, the government has allocated approximately 1 lakh crore rupees, and this scheme will help in creating around 3.5 crore jobs. He further emphasized that one of India's greatest strengths is manufacturing sector, stating that a large number of new jobs are being created in manufacturing. He mentioned that over 11 lakh jobs have been generated across the country through the PLI scheme alone. The Prime Minister also highlighted that the country is setting new records in defence manufacturing, noting that India's defence production has crossed 1.25 lakh crore rupees. उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल मेघालय में 1,087 करोड़ 81 लाख रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। शिलोंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कला एवं संस्कृति केंद्र लारिती में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के नेतृत्व में मेघालय के सतत विकास और साहसिक दृष्टिकोण की सराहना की। वित्त मंत्री ने कहा कि मेघालय ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत आवंटित 5,400 करोड़ रुपए का पूरा उपयोग किया है, जबकि कई राज्य स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग नहीं कर सके हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से मेघालय में 540 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं और ऑप्टिकल फाइबर कवरेज में 5 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने अपने संबोधन में कहा कि वित्त मंत्री का दौरा न केवल आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए बल्कि राज्य के नागरिकों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। And now we're joined by Satish, who's calling us from Delhi. जी सतीश जी, सवाल पूछिए जी। Good evening to you all. Good evening जी। My question first is, what is this dealing in unlisted companies shares? Who are the sellers in this company, and whether it will be useful to purchase these unlisted companies shares? And second question is, why these cryptocurrencies are rising again and again, in spite of saying that it is very dangerous to deal in it? Thank you very much. When you talk about the unlisted shares, there is no platform, regulated platform like a stock exchange. It is a private kind of arrangement, private kind of deal. Talking about the crypto thing, see, when US is promoting crypto, so certainly the crypto prices are going up. And if you can remember, one of the leading airlines in the world, they have announced to issue ticket on the basis of crypto. So there are certain usability which is increasing the prices of crypto. That's the only thing which I can tell you. और अब बिहार से टिंकू हैं हमारे अगले कॉलर। टिंकू जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। मेरा एक सवाल के अलग अलग हिसाब से प्रश्न है। ये आईडी ग्रुप बिहार में है, मेरे पास जो बन रहा है फिर से बन रहा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है टिंकू जी, आप फिर से ट्राई करें। और योगेश है दिल्ली से हमारे अगले कॉलर। योगेश जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल सर ये है कि भारत में जो प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है, पीपीएफ होता है, क्या कई लोग किसमें कहते हैं कि 1.5 लाख तक की लिमिट है, पर कई कहते हैं कि 1.5 लाख से जमा कर सकते हैं, पर जो टैक्स का रिबेट है वो सिर्फ 1.5 लाख तक के लिए। तो एक तो इन दोनों में से क्या चीज सच है?
दूसरा मेरा सवाल है कि ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसकी वेबसाइट 3-4 महीने तक डाउन रहती है, सर्वर काम नहीं करते, वो इतना कम्बरसम प्रोसेस हो चुका है, तो इसमें क्या तब्दीलियां हाल ही में आई हैं जिससे हमारे को निकालने में सहूलियत हो पैसे? देखिए, पीपीएफ में तो आप 1,50,000 रुपये ही जमा कर सकते हैं और उसके पीछे ये है कि उसमें ब्याज सरकार देती है और पीपीएफ इकलौता इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रिपल ई के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ट्रिपल ई का मतलब ये है कि जब आप पैसा जमा करते हैं तो आपको कर में छूट मिलती है, जब आप आपका पैसा और बनाता है यानी कि ब्याज जुड़ता है तो फिर कर में छूट मिलती है, और जब आप निकालते हैं तो आपको कर में छूट मिलती है, यानी कि एग्जेम्प्ट। ये ट्रिपल ई का प्रिंसिपल है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कड़ी की गई, इसलिए आपको पता होगा कि ये 15 वर्ष की योजना है। दूसरा, आपने जो ईपीएफ की बात की, ईपीएफ के वेबसाइट में काफ़ी सुधार हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप उनके हेल्पलाइन नंबर से या उनके ऑफिस जो कि भीखाजी कामा प्लेस में, अगर आप दिल्ली में हैं, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। All right, let's move over to Kolkata now. Atanu Saha, a very regular caller from Kolkata, is with us. Ji, सवाल पूछिए। Sir, good evening, sir. Good evening to everybody. Good evening. Sir, my question is, sir, what is gig economy and what is its future under Indian situation? Thank you. E-economy. I think he's more talking about the digital economy when the more and more transactions are happening on the digital thing. And if you can remember, India is getting good praise from all over the world for the public digital infrastructure. We are doing very well in terms of the digital payment. So economy through the digital ecosystem is doing well. And we hope that it will further grow. And many countries are also adopting our system. Exactly. रवि भिलाई से हमारे अगले कॉलर है। रवि जी, समय कम है, जल्दी से सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग। मैं ट्रम्प और एनवायरनमेंट में ही पूछना चाहता हूँ। ट्रम्प बोलते हैं कि गोल्ड बड़ा ब्यूटीफुल है और वो ये जो पैनल्स हैं, अभी जो सोलर जो पैनल्स हैं वो सब प्लास्टिक वेस्ट से करके बता रहे हैं। तो क्या ग्लोबल ऑर्डर में फिर से कोई चेंज आएगा क्या? हम भी फ्री हो जाएंगे क्या ये सब एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए? बहुत ही रवि जी, आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछा है और दुर्भाग्यवश मेरे पास इसका बहुत स्पष्ट जवाब नहीं है। All right, we are now joined by Virendra from Delhi. जी वीरेंद्र जी, फटाफट सवाल पूछिए अपना। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैडम, एक तो सवाल है, एक आपको सलाह भी है। हेलो। हाँ जी, जल्दी बोलिए। कि मैडम सवाल तो यह है कि जैसे शेयर खरीदते समय सबसे प्रमुख बिंदु क्या देखा जी किसी कंपनी में? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। शेयर जब भी खरीदना हो, ध्यान रखिएगा पैसा आपका अपना हो, तो आप जब पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा तो मेहनत करिए, कंपनी के भूत और भविष्य को समझ लीजिए, जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं उसका कैसा प्रदर्शन होने वाला है, और दूसरा ये है कि उसके आंकड़े को थोड़े से समझने की कोशिश करिए। सिर्फ 2 आंकड़े आप देख लीजिए कि उसके मुनाफे में या कारोबार की जो आमदनी है उसमें कोई अप्रत्याशित उतार चढ़ाव नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं है तो आप यकीन मानिए आप अपने पैसे को लेकर के सही फैसला कर सकते हैं। All right, let's take a look at the U.S. stocks. Well, U.S. markets ended lower yesterday with Meta weighing on the S&P 500 after President Trump intensified his tariff offensive against Canada, amplifying the uncertainty swirling around U.S. trade policy. Trump ramped up his tariff assault on Canada, saying the U.S. would impose a 35% tariff on imports next month and plan to impose blanket tariffs of 15% or 20% on most other trading partners. The S&P 500 declined 0.3% to end at 6,260. Nasdaq declined 0.2% to 20,586, while Dow Jones fell 0.6% to 44,372 points. For the week, the S&P 500 dipped 0.3%, Dow lost about 1%, and Nasdaq slipped 0.1%. S&P 500 is up about 6% so far in 2025. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें प्रोग्राम को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिशिर जी, आप आए, आपने हमारे सभी श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इतनी अच्छी हमें जानकारी दी। थैंक यू।
Thank you. And now the headlines again. Domestic benchmark indices fall over 1% this week. Prime Minister Narendra Modi emphasizes the growing ecosystem of startups, innovation and research in India, says it is enhancing the capabilities of nation's youth. And the US markets end lower after US President Donald Trump announces tariffs against Canada. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood, signing off. Namaskar. Market Mantra.